लंदन की एक रात। सज्जाद ज़हीर। लंदन निहायत घने जर्दी माइल गाढ़े तारीक कोहरे से ढका हुआ है। एक ऐसा लिहाफ जो नम हो और ठंडा, जिससे हमारा सारा जिस्म और खुसूसन नाक और मुंह ढांप दिया जाए। सांस मुश्किल से ली जाए। सांस लेते वक्त ये मालूम हो कि तर धुआं पी रहे हैं। हर चीज नम, हर चीज पर महीन महीन पानी के कतरे जमे हुए हैं। सर्दी ज्यादा नहीं, लेकिन जितनी भी है तकलीफदेह है। तीसरा पहर है, लेकिन मालूम होता है कि रात हो गई। सड़क की रोशनी में चमक नहीं, अंधेरे और रोशनी में मालूम होता है लड़ाई हो रही है। कभी कभी कोहरे के हल्के हो जाने से गैस की रोशनी चमक उठती है। इस कैफियत के बावजूद लंदन की चहल पहल में कोई कमी नहीं। दुकानें रोशन और सड़कें मोटरों, लॉरियों और बसों से भरी हुई हैं। किनारे की पटरी पर जहां लोग पैदल चलते हैं, दफ्तरों से निकले हुए लोग, मुंशी, मुहर्रिर, कारोबारी, टाइप करने वाली लड़कियां, तालिबे इल्म और छोटे कारखानों में काम करने वाले मर्द और औरतें तेज तेज कदम बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। 6 बज चुके हैं और ब्लूम्सबेरी में, जहां लंदन के तालिबे इल्म, अहले दिमाग, असली और नकली, हर कौम के लोग जो इंग्लिस्तान की सैर को आते हैं, आकर ठहरते हैं। जहां इंग्लिस्तान के जहनी इनकलाबी, आर्टिस्ट, गरीब, मुसन्निफ, वो सब लोग जो एक रूहानी खला में मुअल्लक हैं, मिलजुल कर अजीब व गरीब कैफियत पैदा करते हैं। 6:10 हो गए। रसल स्क्वायर के अंडरग्राउंड स्टेशन की घड़ी पर बार बार आजम की नजर जाती है। कमबख्त आज फिर वादा करके मालूम होता है नहीं आएगी। ये पहली बार नहीं है। मुझे अपनी हालत पर खुद शर्म आती है। अच्छी तरह जानता हूं कि वो जर्रा बराबर भी मेरा ख्याल नहीं करती, मगर मैं हूं कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। आखिर लंदन में और बहुत सी लड़कियां हैं और मैं कुछ ऐसा बदसूरत भी नहीं, मगर मैं उसी कदर कमजोर हूं। मुझे अपने ऊपर जरा भी काबू नहीं। कितनी दफा इरादा कर चुका हूं कि उससे मिलना छोड़ दूं, उससे बात तक न करूं। सड़क पर मिले तो दूसरी तरफ मुंह फेर लूं, और अगर वो खुद मेरे पास अपनी मर्जी से आए तो साफ साफ कह दूं, चली जा मेरे पास से। अगर मुझसे तुझे मोहब्बत नहीं तो क्यों मेरे पास आती है? कोई और आशिक ढूंढ, तेरे और बहुत से तलबगार हैं, मैं तुझसे नफरत करता हूं। और इसी तरह के और बहुत से तेजो तुंद कलमे, जिससे दरअसल उसके दिल पर चोट लगे, उसे तकलीफ पहुंचे, उसे अजियत हो। इस तरह से मैं उससे बदला लूं। मुझे जो परेशानी, कोफ्त, उलझन, बेइत्मीनानी, हसद, रश्क, गुस्सा, रंज उसकी वजह से होता है, उसका बदला लूं। लेकिन कभी मुझे कामयाबी नहीं हुई। पहले एक बार उसने सनीचर की शाम को मिलने का वादा किया। कहा कि 7:30 बजे आएगी। 6 बजे तक उसे दफ्तर में काम करना होता है। उसके बाद घर जाएगी और फिर 7, 7:30 बजे तक मेरे यहाँ पहुंचेगी। 7:30 से 8 बजे, 8 से 9 और 9 से 10 मैं खाना खाने भी नहीं जा सका। इंतजार इंतजार इंतजार। 10 बजे कमरे के दरवाजे पर खटखट। गुस्से के मारे मैंने जवाब तक नहीं दिया कि हाँ चले आओ। दरवाजा खुला। कौन? वो नहीं बल्कि खादिमा। मिस्टर आजम, आपसे कोई टेलीफोन पर बात करना चाहता है। मालूम होता था कि मेरे जिस्म का सारा खून एक लम्हे के लिए दौड़कर मेरे सर में पहुंच गया। गर्म गर्म खून। मैंने जवाब दिया, थैंक यू मेरी, और ये कहकर टेलीफोन सुनने गया। कौन है? मैंने कहा, वो कि मुझे मालूम था। मैं हूं डार्लिंग, मेरे प्यारे। तुम मुझसे बहुत बहुत खफा हो। तुम्हारी आवाज से मालूम होता है। मुझे माफ करो, मगर कसूर मेरा नहीं। कुछ लोग हमारे यहाँ मिलने के लिए आ गए। मेरी वालदा ने कहा कि मैं उनकी मेहमानदारी करूं। मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ बहाना करूं, मगर कुछ बनाए न बनी, और अब बहुत देर हो गई। प्यारे आजम, माफ कर दो। मेरे गुस्से की कोई इंतहा नहीं थी। मैं 1 हफ्ते से उससे मिला नहीं था। हर रोज कुछ न कुछ काम उसे लगा रहता था, और आज आखिरकार वो मुझसे मिलने आने को थी, और इस तरह से उसने मेरी आरजुओं, तमन्नाओं पर पानी फेर दिया। मेरा जी तो ये चाह रहा था कि जहन्नम में जाओ कहकर टेलीफोन रिसीवर को उसके खाने में रख दूं और इस गुफ्तगू का खात्मा कर दूं। ये गुफ्तगू जो तारों पर हो रही थी, ये गुफ्तगू जिसमें इंसानी आवाज इंसानी पैकर से जुदा होकर महज आवाज बनकर, खालिस आवाज होकर हमारे कानों से टकराती है और थोड़ी बहुत इल्हाम की सूरत इख्तियार कर लेती है। इल्हाम तो आसमानी हकीकत है, लेकिन टेलीफोन की आवाज सुनकर सच और झूठ की तमीज करना बहुत दुश्वार है। झूठ बोलने का बेहतरीन तरीका, यकीनन वो झूठ बोल रही थी। मेहमान आ गए। वो कुछ बहाना तो कर ही सकती थी, और उसकी माँ उसे बाहर जाने की इजाजत दे देती, जरूर इजाजत दे देती। वो मुझसे झूठ बोल रही है, बहाना कर रही है।
दरअसल वो किसी और के साथ गई होगी, ऐन वक्त पर कोई और पसंद आ गया होगा, उसके साथ सैरो तफरीह, सिनेमा, थिएटर या मोटर पर घूमने। मेरे पास तो मोटर भी नहीं और मैं कोई अमीर कबीर नहीं। असली वजह ना आने की ये है और अब बहाना कर रही है। डार्लिंग आजम, प्यारे आजम, झूठी, दगाबाज, ये सब कुछ था, लेकिन मैंने जवाब दिया, दरअसल मैं तुम्हारा इंतजार करते करते अधमरा हो गया। तुमने कम से कम टेलीफोन तो और पहले कर दिया होता। लेकिन अभी बहुत देर नहीं हुई है। अंडरग्राउंड और बसें तो 12:30 बजे तक चलती रहती हैं। मेरे साथ घंटा 1.5 घंटा तुम गुजार सकती हो। मेरी आवाज में बजाय गुस्से की गिड़गिड़ाहट आ गई। मुझे उसका एहसास हो रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि मैं अपने को जलील कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी ताकत जिसके सामने मैं बिल्कुल लाचार और मजबूर था। मालूम होता था मुझे पस्ती की तरफ खींचे लिए जा रही थी। मैंने अपनी खुददारी को अपनी नजरों में कायम रखने के लिए सोचना शुरू किया कि इश्क में जिल्लत उठाना दरअसल जिल्लत नहीं। उर्दू के उन तमाम शायरों के शिकवे और गिले मुझे याद आने लगे जो कूचाए जाना के कुत्ते बनकर अगियार की ठोकरें खाते हैं, दरबान की गालियां सुनते हैं और माशूक के हरजाईपन और नाज और नखरे को लज्जत रूह समझकर न सिर्फ बर्दाश्त करते हैं, बल्कि खुद उसकी ख्वाहिश करते हैं कि उन पर जुल्म सितम के पहाड़ टूट पड़े। लेकिन हमारी शायरी और चीज है और जिल्लत की हकीकत कुछ और। मैं अपने दिल को लाख समझाऊं, लेकिन हिकारत की शर्मनाक सूरत बार बार मेरी नजरों के सामने आ जाती है। उसने जवाब दिया, नहीं डार्लिंग आजम, अब बहुत देर हो गई। सुबह 7 बजे मुझे उठना पड़ता है, तुम तो जानते हो। मगर कल तो इतवार है, तुम्हें दफ्तर तो जाना नहीं। हाँ ये तो है, मगर फिर भी तुम जानते ही हो इतवार के दिन घर में खादिमा देर को आती है और मुझे घर के काम में वालदा की मदद करना होती है। दरअसल मैं सच बोल रही हूँ। तुम मालूम होता है मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहे हो। ये बहाना नहीं। तुम जानते हो मैं तुमको किस कदर चाहती हूँ। अच्छा, कल मैं 12 बजे के करीब तुमको टेलीफोन करूंगी और फिर उस वक्त किसी दूसरे दिन तुमसे मुलाकात का वक्त तय करूंगी। अब मुझे इस वक्त माफ करो। मुझसे टेलीफोन पर बात करने तक की उसे इस वक्त फुर्सत नहीं, और कल सुबह सवेरे उठना है अपनी मदद करने के लिए। झूठ झूठ, वो जरूर किसी और के साथ सैरो तफरीह को जा रही है। मैंने अपने दिल में कहा कि बस इससे अच्छा मौका अब नहीं मुझे मिलेगा। इससे साफ साफ कह दूं जो कुछ भी मेरा शुबा है। मगर मैंने जवाब दिया, अच्छी बात है जेन, कल 12 बजे तुम्हारे टेलीफोन का मैं इंतजार करूंगा। गुड नाइट। और दूसरे दिन टेलीफोन नदारद। सारा दिन मेरा बेकार जाया हुआ। अगर राव 1 बजे के करीब मिलने ना आ जाता तो मैं पागल हो जाता। राव खुशकिस्मत आदमी है, उसे कभी इश्क आशिकी के जंजाल में पड़ते किसी ने न देखा। बावजूद इसके हमेशा कोई ना कोई बाकी लड़की उसके कब्जे में रहती है। कब तक यहाँ मैं इंतजार करूं? 6:15 बज गए, सर्दी है और जेन का अभी तक पता ही नहीं। लेकिन जेन का हंसता हुआ चेहरा, उसका लंबा छरेरा बदन, उसकी चमकदार आंखें जो हर वक्त घबराई हुई इधर उधर देखती हैं, उसकी हंसी की आवाज, उसका घबरा कर झूठ बोलना, ये सब आजम के जहन में बिजली की तरह कौंधता और उसके दिमाग को थोड़ी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बेहिस कर देता था। हर दूसरे तीसरे मिनट अंडरग्राउंड की लिफ्ट का दरवाजा खुलता और लोग उसमें से बाहर निकलते, कभी 20, कभी 30, कभी उससे ज्यादा, कभी उससे कम। और आजम की नजर उस सारे गिरोह पर पड़ती, और जब आखिरी शख्स निकल जाता और जेन की सूरत उसे नजर न आती तो फिर उसकी परेशानी बढ़ती। कभी घड़ी पर नजर, कभी इधर कभी उधर। अखबार की दुकान के सामने बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए थे, टाइम्स, डेली मेल, मॉर्निंग पोस्ट, डेली टेलीग्राफ वगैरह वगैरह। उसकी नजर शाम के अखबारों पर पड़ी जिन्हें लोग स्टेशन के बाहर बेच रहे थे। फुटबॉल मैच के नतीजे, मैच के आखिरी नतीजे अखबार बेचने वाले पुकार रहे थे। इतने में उसकी नजर चंद और इश्तिहारों पर पड़ी जो तख्तों पर चिपके हुए थे। बेकार मजदूरों का हाइड पार्क में जलसा। 10 अंग्रेजी सिपाहियों ने 10,000 हिंदुस्तानी नेटिव्स को फसाद करने से रोका। एक गोरा जख्मी हुआ और 15 नेटिव्स की जान गई। बड़े बड़े, कोई 2.5 फुट लंबे और 1 फुट चौड़े कागजों पर ये इश्तिहार सुर्ख हरफों में लिखे हुए थे। आजम का ख्याल एक लम्हे के लिए अपने दोस्त के इंतजार से हटकर हिंदुस्तान यानी वतन की तरफ गया। ये कमबख्त अंग्रेजी अखबार कितनी हिकारत के साथ हम हिंदुस्तानियों का जिक्र करते हैं। नेटिव्स, हम नेटिव्स हैं। और ये लाल मुन्ने बंदर जो इस मुल्क में रहते हैं, ये कौन है? और वो बेचारे गरीब जिन्होंने गोरों की गोलियां खाई, और हाइड पार्क के बेकार अंग्रेज मजदूर जो भूखे मरते हैं। आजम का ख्याल उस तरफ नहीं गया। अरबी की एक मसल है कि इंतजार मौत से ज्यादा तकलीफ दे है। मौत
जब बहुत करीब होती है तो मरने वाले के होशो हवास मुख्तल हो जाते हैं। इंतजार की शिद्दत जहन को काम करने से रोक देती है, खुसूसन ऐसा इंतजार जैसा आजम को था। अब तो वो जेन के आने को भी भूल सा गया। जेन का आना, उसकी और आजम की मुलाकात, खुशी या उसका ना आना और कुल्फत, इन तमाम ख्यालात और एहसासात ने मादी हकीकत के जामे को छोड़कर धुंधली सी गैर मानवी सूरत इख्तियार कर ली और उसके जहन पर एक काली घटासी छा गई। हेलो आजम, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अंडरग्राउंड स्टेशन से राव निकला और उसने आजम के कंधे पर हाथ मारकर कहा। राव के इस तरह से यकबारगी आ जाने से आजम के दिल को फौरन सुकून हो गया। जिस तरह रंज और अजियत के वक्त रोने से जी हल्का हो जाता है, उसी तरह उस वक्त आजम का ख्याल, जो सिर्फ एक नुक्ते पर जमकर उसके दिल में नासूर की तरह से चुभने लगा था, अब दूसरी तरफ बढ़ गया। राव उसका दोस्त था, लेकिन आजम की समझ में नहीं आता था कि वो राव को क्या जवाब दे। यह कोई बड़े फख्र की बात तो थी नहीं कि जेन के इंतजार में खड़े हुए रसल स्क्वायर के स्टेशन पर मियां आजम सर्दी खा रहे हैं और उन जाने जहां का पता नदारद। लेकिन आजम ने अपने दिल में सोचा, राव से छुपाने से आखिर क्या फायदा, वो जरूर भांप जाएगा। और उसने हंसने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, जेन से अपॉइंटमेंट था, 6 बजे उसने यहाँ मिलने का वादा किया था, अभी तक वो आई नहीं। 6:20 हो गए। नईम के यहाँ आज पार्टी है, उसने दोनों को बुलाया था, मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। राव का ख्याल आजम की अंदरूनी हालत की तरफ नहीं गया। भला यह भी कोई परेशानी की बात है कि वादे के बमौजिब कोई मुलाकात के लिए ना आए, खुसूसन एक लड़की, सिंगार करने में बेचारी को देर हो गई हो, उसे अपने लबों की लाली की गहराई शायद ना पसंद आई हो और वो उसे दोबारा ठीक करती हो, या शायद उसे अपनी टोपी की कजी दुरुस्त करने में देर लग गई हो। गरज देर हो जाने के सैकड़ों असबाब हो सकते हैं, गुस्सा और बेचैनी का तो कोई मौका न था। लेकिन राव जेन का आशिक तो था नहीं, आजम को तो उससे इश्क था। राव ने कहा, क्या तुम भी नईम के यहाँ मधु हो? मुझे भी उसने बुलाया है, चलो फिर साथ चलें। जेन को नईम का पता तो मालूम ही है, वो वहां सीधी चली आएगी, यहाँ सर्दी में ठिठुरने से क्या फायदा, आओ चलो। आजम एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, रुके या ना रुके, शायद वो 5 मिनट के अंदर आ जाए। अगर अब चला जाऊं तो इतनी देर तक रुकना बेकार हुआ, और शायद वो ना आए तो क्या मालूम। राव समझ गया कि आजम किस कश्मकश में मुब्तला है। उसने अपने मद्रासी लहजे में तेजी से फिर कहा, चलो भी आजम, यहाँ खड़े रहने से क्या फायदा? कुछ ये तो है नहीं कि जेन ने अगर तुमको यहाँ ना पाया तो वो वापस चली जाएगी। अगर उसे आना है तो वो सीधी नईम के यहाँ आ सकती है। आजम ने तय कर लिया कि राव के साथ चले जाना बेहतर है। उसे फिर इस ख्याल ने घेर लिया कि वो उस औरत के पीछे अपनी खुददारी तक खो बैठा। जिल्लत और भारी बोझ से उसका दिल फिर बैठने लगा। उसके कदम उठे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, और वो राव के साथ स्टेशन से बाहर निकला। राव ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जिस पर मुर्दनी सी छाई हुई थी, जैसे कोई मजरूह जानवर। अजियत और बेबसी, वहशत और लाचारी। राव ने यकबारगी महसूस किया कि उसके दोस्त की क्या हालत है। उसे यह ख्याल करके शर्मिंदगी सी हुई कि उसने आजम की असली कैफियत का अभी तक अंदाजा नहीं किया था। उसके दिल में आजम की हमदर्दी के जज्बात भर आए। फिर कुछ तरस आया, कुछ हंसी आई। उस लड़की ने अच्छे खासे भले चंगे इंसान को पागल कर दिया। आधे घंटे से खड़ा यहाँ गरीब इंतजार कर रहा है, और वो है कि आने का नाम तक नहीं लेती। ये आज पहली दफा नहीं, अब तो आजम की पढ़ाई पर भी उसका असर पड़ने लगा है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इम्तिहान में पास होना मुश्किल हो जाएगा। किसी तरह से उससे आजम का पीछा छूटे तो अच्छा हो। राव ने कहा, अरे बस भाई आजम, इतने गमगीन मत हो, जेन जरूर थोड़ी देर में आ जाएगी, किसी वजह से देर हो गई होगी। आज कोहरा किस कदर है, और सर्दी भी, घर से निकलते हुए डर मालूम होता है। चलो पब में चलते हैं, एक एक गिलास बियर पिए, फिर नईम के यहाँ चलेंगे। आजम की कुव्वते इरादी अब बिल्कुल गायब हो गई थी। हाँ जरूर, उसने आहिस्ता से कहा, सर्दी में एक एक पैक विस्की या ब्रांडी क्यों न पी जाए। राव और आजम दोनों आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। कोहरा चंद मिनट के लिए कम हो गया था, जिसकी वजह से बिजली की रोशनियां चमक उठी थी। राव का सियाह चेहरा, बड़ी बड़ी बैजावी आंखें, जैसे पुराने राजपूत शहजादों की तस्वीरों में होती हैं, उसका मियाना कद और नाजुक सा जिस्म, बाज हिंदू देवताओं की तरह का, काले रेशम की तरह मुलायम बाल जो उसकी पेशानी पर गिरे हुए थे। उसके चेहरे से जहानत टपकती थी, लेकिन कुछ कैरेक्टर की कमजोरी भी मालूम होती थी। बिजली की रोशनी के सामने जब उसका चेहरा आता था तो उससे साफ जाहिर होता कि वो आजम की हालत पर अफसोस कर रहा है। आजम की नजर राव के चेहरे पर पड़ी। उसे फौरन इस बात का एहसास हुआ कि राव उससे इजहार हमदर्दी कर रहा है।
लफ्जों में नहीं बल्कि अपने रवैये से और अपनी खामोशी से आजम को थोड़ा बहुत सुकून हो गया। दुनिया में और बहुत सी चीजें हैं अलावा इश्क के। तुमने आज शाम का अखबार देखा? हिंदुस्तान में फिर कहीं गोली चली, आजम ने कहा। नहीं, मैंने अखबार तो नहीं देखा मगर इश्तिहार देखे हैं। अब तो ये रोज का दस्तूर होता जाता है। हम काले आदमियों की जान कीड़ों मकोड़ों के बराबर है और कसूर जरूर हमारा ही होगा। हम हिंदुस्तानी इसी लायक हैं, कमीने, जलील, बुजदिल, जूता खाते हैं मगर अंग्रेजों की खुशामद से बाज नहीं आते। हिंदू मुसलमान की जान के दर पे, मुसलमान हिंदू का गला घोटने के लिए तैयार। गोली नहीं, मेरा तो बस चले तो सारी कौम को तोप के मुंह पर रखकर उड़ा दूं। इस कौम को जिंदा ही रहने का कोई हक नहीं। ख्याल तो करो, 35 करोड़ इंसान और 1 लाख से भी कम अंग्रेज इन पर मजे से हुकूमत करते हैं। और हुकूमत भी कैसी हुकूमत! हिंदुस्तान में जलील से जलील अंग्रेज का रुतबा बड़े से बड़े हिंदुस्तानी से बढ़कर है। यहाँ इंग्लिस्तान में चाहे अंग्रेज मर्द हमारे जूते साफ करे और अंग्रेज लड़कियां हमसे मोहब्बत करें, मगर स्विस के उस पार तो हम सब काला लोग, नेटिव्स, गुलामों से बदतर समझे जाते हैं। मैं बैरिस्टर हो जाऊं और तुम इंजीनियर, मगर हिंदुस्तान में वही नेटिव के नेटिव होगे और अंग्रेजों की ठोकरें खाओगे। और बावजूद इसके फिर उलटकर उन्हीं को सरकार, सलाम, खुदाबंद और माँ बाप कहोगे। इतनी जिल्लत बर्दाश्त करने पर भी जिस कौम के कान पर जूं न रेंगे, उसका तो सफाए हस्ती से नापैद हो जाना ही बेहतर है। मुझे तो खुशी होती है जब हिंदुस्तान से गोली चलने की खबर आती है, राव ने तल्खी के साथ कहा। आजम राव की इस मुबालगा आमेज गुफ्तगू पर हंस पड़ा। उसे पॉलिटिक्स से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मगर राव की इन बातों में इस कदर हरारत थी कि आजम तक उसका असर पहुंच ही गया। भाई राव, इतना भी क्या मुबालगा, इस तरह बातें करना तो सहल है, मगर जो लोग वतन की तरक्की की कोशिश कर रहे हैं उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं तैयार होता। अगर ऐसा ही तुम चाहते हो कि हिंदुस्तानी जिल्लत से निजात पाएं, तो फिर तुम जाकर उन लोगों की मदद क्यों नहीं करते जो वतन की भलाई के लिए कोशिश कर रहे हैं? वतन की भलाई के लिए? जरा मुझे बताओ तो सही, राव ने तेजी से पूछा। किसी को ये तक तो मालूम नहीं कि वतन की भलाई है किस चिड़िया का नाम। उसके लिए कोशिश करना तो दरकिनार, जनाना बनकर चरखा काटने में वतन की भलाई है, या महात्मा गांधी की तरह सच की खोज करने में वतन की भलाई है, या काउंसिल की मेंबरी और मिनिस्ट्री में वतन की भलाई है, या सोशल रिफॉर्म और अछूत कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने में वतन की भलाई है, सरकारी मुलाजमत में वतन की भलाई है, या हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में वतन की भलाई है? हर शख्स के पास वतन की भलाई का एक नुस्खा है। हर शख्स मालूम होता है वतन की भलाई के लिए कोशिश कर रहा है। हर शख्स पुकार पुकार कर कहता है कि मैं वतन की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। हद हो गई। इनकी देखा देखी अंग्रेजी गवर्नमेंट तक कहने लगी कि वो भी हिंदुस्तान की भलाई चाहती है। और मुल्क की हालत क्या है? एक तरफ तो गुर्बत और भूख का साया मुल्क पर फैलता जा रहा है, दूसरी तरफ जुल्म और जबर का जाल चारों तरफ से हमको जकड़ता जा रहा है। क्या अच्छे हमारी भलाई करने वाले हैं। मैं बाज आया ऐसी भलाई करने से। कम अज कम मैं किसी को धोखा तो नहीं देता। मैं साफ साफ कहता हूं कि मैं सिर्फ अपनी भलाई चाहता हूं। रह गया वतन और उसकी खिदमत, मियां आजम, हिंदुस्तान की हालत हद से गुजर चुकी है। जितनी जल्दी ये कौम जिसका नाम हिंदुस्तानी है फना हो जाए उतना ही अच्छा है। राव, तुमको खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मैंने तुमसे बढ़कर कोई यास मशरब इंसान नहीं देखा, लेकिन देखने में तुम इतने खुश नजर आते हो। अजीब बात है, आजम ने कहा, और उसका ख्याल फिर जेन की तरफ गया और अपनी मायूसी का एहसास उसे हुआ। वो यकबारगी चुप हो गया और चेहरे से फिर गमगीनी जाहिर होने लगी। राव ने फौरन आजम की इस तब्दीली को महसूस किया और हंसकर जवाब दिया, खुशी से जिंदगी बसर करने का राज नाउम्मीदी में है। नाउम्मीदी का बुलंद तरीन दर्जा कामिल बेहिसी की कैफियत है। ये वो दर्जा है कि इंसान को खुशी और गम, आराम और तकलीफ में कोई फर्क नजर नहीं आता। हम हिंदू इसी को निर्वाण कहते हैं। आजम पर दोबारा गमगीनी पूरी तरह से छा गई। उसने राव की बातों पर हंसने की कोशिश की, मगर उसकी हंसी बेमानी सी मुस्कुराहट बनकर उसके चेहरे पर फैल गई। जेन आखिर क्यों नहीं आई? क्या दरअसल वो मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती? लेकिन उसने सोचा कि अगर ऐसा होता तो जेन उससे मिलने का वादा क्यों करती, उससे इजहार इश्क क्यों करती? क्या उसके प्यारो मोहब्बत के अल्फाज सब झूठे थे? शक और रश्क का देव फिर आजम के जहन पर काबू पाने लगा। क्या मालूम, उसने सोचा, शायद उसके कई आशिक हों। यहाँ आजकल ये कोई बुरी बात तो समझी नहीं जाती। मुझसे भी हफ्ते में एक दफा आकर वो मिल लेती है, और फिर मेरे अलावा शायद कोई और भी हो। या शायद चूंकि वो समझती है कि अगर मुझसे साफ साफ कह दे कि वो मुझसे इश्क नहीं करती तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, इस ख्याल से वो मुझसे झूठ मूठ वही पहले के से ताल्लुकात कायम रखना चाहती है और रफ्ता रफ्ता मुझसे मिलना छोड़ देगी।
इस तरह से देर करना और वादा करके मिलने ना आना इसी का पेश खेमा है। कोहरा फिर घिराया और चारों तरफ अंधेरा बढ़ गया। राव ने अपने कोट के कॉलर को उठा लिया, कंधे झुका लिए और जेब में दोनों हाथ पूरी तरह डालकर तेजी से चलना शुरू कर दिया। आओ जरा और तेज चलें, मुझे सर्दी मालूम हो रही है, राव ने कहा। आजम ने कुछ जवाब नहीं दिया, मगर उसने कदम तेज बढ़ाने शुरू कर दिए। चंद मिनट में वो पब तक पहुंच गए और दोनों अंदर दाखिल हुए। इंग्लिस्तान में शराब खाने आम तौर से 2 या 3 हिस्सों में तकसीम होते हैं। सामने का हिस्सा जिसमें मजदूर तबके के लोग जाते हैं और अंदर का हिस्सा जिसमें पैसे वाले लोग जाते हैं। कभी कभी एक छोटा सा तीसरा हिस्सा भी होता है जहां वो लोग जिन्हें जल्दी से वापस चला जाना होता है शराब पी लेते हैं। उस हिस्से में बैठने के लिए कुर्सियां वगैरह नहीं होती। शराब बेचने वाला दरमियान में होता है। उसके चारों तरफ कोई 1.5 गज ऊंची और तकरीबन 1 फुट चौड़ी लकड़ी की मेज की किस्म की चीज होती है। उस मेज में अंदर की तरफ नल लगे होते हैं जिनमें से गिलास भर भर कर बियर उन लोगों को दी जाती है जो बोतल में भरी हुई शराबें नहीं पीना चाहते। एक मामूली शराब खाना था। गरीबों के हिस्से में 3-4 बेंचें पड़ी हुई थी और उनके सामने लकड़ी की मेजें थी। कुछ मजदूर अपने सामने एक एक गिलास बियर लिए हुए बेंचों पर बैठे हुए थे और 3-4 बेंच वाली मेज के किनारे खड़े हुए थे। किसी के सामने शराब बेचने वाले ने अभी अभी गिलास भरकर रखा था जिससे झाग उठ रहा था। किसी का गिलास आधा खाली था और वो खामोशी के साथ अपना पाइप पी रहा था। किसी का गिलास बिल्कुल खाली था और वो एक और मांग रहा था। तंबाकू का धुआं सारे कमरे में भरा हुआ था। राव और आजम उसी कमरे में दाखिल हुए और बार के किनारे आकर खड़े हो गए। गुड इवनिंग सर, शराब बेचने वाले ने राव को देखकर कहा। राव चूंकि अक्सर उस शराब खाने में जाया करता था, इस वजह से मालिक दुकान उसे पहचानने लगा था। कितना खराब मौसम है, मालिक ने सलाम करने के बाद फौरन कहा। इंग्लिस्तान में मौसम पर इजहार राय करना हर शख्स अपना फर्ज समझता है। बजाय मिजाज कुर्सी के मौसम की अच्छाई या बुराई का जिक्र करना एक दस्तूर सा हो गया है जिसके जवाब में दूसरा शख्स इत्तेफाक राय का इजहार करता है और अगर उसे कुछ और जरूरी बात नहीं हुआ करती और उसका दिल चुप रहने को भी नहीं चाहता तो फिर मौसम पर गुफ्तगू छिड़ जाती है। हर शख्स अपने अपने तजर्बात बयान करता है। साले गुज़श्ता मौसम इतना बुरा नहीं था। 5 साल हुए जब गर्मियों के महीने में सूरज बिल्कुल दिखाई नहीं दिया और मुसलसल बारिश होती रही और जाड़ों भर धूप ही धूप रही। 30 बरस पहले इतनी सर्दी पड़ी कि नल में पानी जम गया, दरियाए टेम्स पर स्केटिंग होती थी, वगैरह वगैरह। गरज इस गुफ्तगू का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। अंग्रेज कौम ने गालिबन इनफरादी आजादी को कायम रखने के लिए इस रस्म को राइज किया है। मौसम की बातें करके हर शख्स अपने जाती मामलात पर औरों को गुफ्तगू करने से रोक देता है। यह ऐसा मजमून है जिस पर हर शख्स आजादी के साथ इजहार राय कर सकता है, बगैर ये बताए हुए कि उसका इसमें शरीफ क्या है, उसका दौलत खाना कहाँ है, उसका पेशा क्या है, उसकी तनख्वाह क्या है, उसका मजहब क्या है, उसकी जात कौन सी है, जो हमारे वतन का दस्तूर है। गुड इवनिंग, राव ने जवाब दिया। हाँ, किस कदर बुरा मौसम है, मालूम नहीं ये कोहरा कब उठेगा। और फिर उसने आजम से पूछा, क्या पियोगे? ब्रांडी, आजम ने जवाब दिया। उसे उस वक्त तेज शराब की ख्वाहिश थी। राव ने आजम के लिए ब्रांडी और अपने लिए विस्की का ऑर्डर दिया। शराब बेचने वाले ने दोनों ग्लास और सोडे की बोतल आजम और राव के सामने रख दिए। राव ने सोडा मिलाकर और आजम ने बगैर सोडा मिलाए हुए गिलास साथ साथ लबों की तरफ उठाए। चीयर यू आजम, राव ने मुस्कुराकर कहा और पहला घूंट पिया। चीयर यू राव, आजम ने आहिस्ता से गमगीन आवाज में जवाब दिया और राव के साथ ही साथ पहला घूंट पिया। फिर दोनों ने गिलास मेज पर रख दिए। गुफ्तगू की कोशिश मालूम होता था दोनों कर रहे थे, आजम अपनी असली हालत को भुला देने के लिए और राव जिस पर आजम की अफसुर्दगी का असर पड़ता जा रहा था, आजम को किसी तरह से तस्कीन देने के लिए। मगर जैसा अक्सर होता है, कोशिश करने से गुफ्तगू नहीं होती। दोनों पर एक तकलीफ दे भारी खामोशी छा गई। शराब पीने से ये कैफियत और मुस्तकिल सी हो गई। बजाय इसके कि उनकी जबानें खुलें और उनके कल्ब में हरारत पहुंचे, थोड़ी सी शराब का उस वक्त उल्टा असर हुआ। जेन जेन जेन, आजम के दिमाग पर अंदर ही अंदर जैसे कोई हथौड़ा सा मार रहा था। और राव अब आजम की उस हालत में खुद इतना डूब गया था कि उसके दोस्त की तकलीफ का असर खुद उस तक पहुंच रहा था। ये रूहानी कर्ब ऐसा भी नहीं जिससे इंसान को बिल आखिर तकवीत पहुंचती हो। राव ने सोचा, ये तो बिल्कुल बेफैज ला हासिल अजियत है जिसका असर सिवाय दिल और दिमाग के मुअत्तल हो जाने के और कुछ भी नहीं। हर अजियत बेसूद नहीं
बाज तकलीफें इस किस्म की भी होती हैं जिनसे हमें रूहानी और जिस्मानी फायदा पहुंचता है, या हमें नहीं तो हमारे तकलीफ बर्दाश्त करने से किसी और को फायदा होता है। राव की आंखों के सामने यकबारगी हिंदुस्तानियों की एक भीड़ नजर आई, जिसमें ज्यादातर गरीब मैले कुचैले कपड़े पहने हुए लोग थे, जिनके चेहरों पर धूप और हवा और भूख के असर से झुर्रियां और गड्ढे पड़े हुए थे, जिनके हाथ मजदूरी करने से सख्त और मजबूत मालूम होते थे, जिनकी आंखों में मेहनत की रोशनी थी, जिनके कंधे झुके हुए थे, जिनकी टांगें उनकी मैली धोतियों से लकड़ी की तरह निकली हुई थी। उन लोगों की भीड़ सड़क के चौराहे पर, उस भीड़ में मिले जुले हिंदुस्तानी तालिबे इल्म, वो भी गरीब जिनको 25 रुपया महीने तक की नौकरी अब नहीं मिलती, दुबले पतले, सीना कमजोर, 4 दिन से दाढ़ी नहीं बनाई, छोटा अंग्रेजी कोट और धोती, मैली सी ऐनक, नंगे सर, ये भी सैकड़ों की तादाद में। और उसी तबके के और बहुत से लोग, सारा मजमा हिल रहा है, समुंदर की सी लहरें, आगे बढ़ने की कोशिश, मगर रास्ता रुका हुआ है। गोरे बंदूकें लिए हुए सामने खड़े हैं, मशीन गने भी हैं, संगीनें धूप में चमक रही हैं, सिपाहियों के पीछे घोड़े पर सवार अंग्रेजी अफसर, तेज धूप, गर्मी, चेहरों पर पसीने के कतरे नुमायां हैं। हवा बंद, राव उस मजमे के बीच में खड़ा हुआ है। आखिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? यहाँ तक पहुंचकर रुक जाने से क्या फायदा? इतनी दूर तक आए और अब रुके हुए हैं। आगे बढ़ो की आवाज यकबारगी उसके कानों में आई और उसके सारे जिस्म में खुशी की एक लहर दौड़ गई। तकलीफ जिससे कुछ फायदा पहुंचे, तकलीफ जो आराम की हरावल हो। यहाँ तक कितनी मुश्किल से हम पहुंचे और अब आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, जिंदगी इतनी बिस्मिल नहीं जितनी हम समझे हुए हैं। वो अकेला मैदान में खड़ा हुआ है, सारा मजमा गायब हो गया, सामने गोरे खड़े हैं और चारों तरफ इधर उधर खून के धब्बे, गर्म ताजा खून और जख्मी इंसान और मुर्दे। कोई मुंह के बल पड़ा है और उसके हाथ पेट के नीचे दबे हुए हैं, कोई चित पड़ा है, उसके सर पर गोली लगी है, आंखें दहशत ज़दा, दीदों से फटी पड़ती हैं, मुंह खुला हुआ, उसके चेहरे पर, गर्दन पर, मैले कुर्ते पर लाल लाल खून के बड़े बड़े धब्बे। एक जख्मी जिसके पांव पर गोली लगी है और जो दर्द की शिद्दत से जोर जोर से चिल्ला रहा है। ये है तकलीफ, इसका नाम है दर्द। इस शराब के गिलास को तो जरा देखो, इसकी तेजी गायब, इसकी ठंडक नदारद, इसका रंग बदल गया, सियाह सी गाढ़ी चीज, गहरा सुर्ख रंग, खून, गर्म ताजा खून। या खुदा! 10 अंग्रेजी सिपाहियों ने 10,000 नेटिव्स को फसाद करने से रोका। एक गोरा जख्मी हुआ और 15 नेटिव्स की जान गई। राव को दफतन सर्दी महसूस हुई और उसका सारा जिस्म थरथरा गया। उसने अपना गिलास उठाया और एक घूंट में बाकी बची हुई शराब का खात्मा कर दिया। उसने आजम की तरफ देखा, वो भी अपना गिलास खाली कर चुका था। उसने राव से पूछा, एक एक और पीते हो? मालूम नहीं, राव ने जवाब दिया। मेरी तबीयत आज कुछ अच्छी नहीं। आज दिन को मैंने खाना नहीं खाया और चाय के वक्त भी सिर्फ एक प्याली पर मामला टाल दिया। उस वक्त भूख नहीं थी, अब जो खाली पेट पर शराब पी तो सर चकराने सा लगा। वाह वाह, आजम ने हंसकर कहा, बस एक ही गिलास की ताकत है, आओ पियो भी, तुम और पीने से मर तो नहीं जाओगे। यहाँ से निकलकर कुछ खा लेना, तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा खैर, राव ने कहा, अब तुम्हारा इसरार है तो यूं ही सही, आओ एक एक और पी लें। आजम ने 2 गिलास और ऑर्डर किए और दोनों दोस्तों ने फिर खामोशी के साथ शराब पीनी शुरू की। आपके पास दिया सलाई तो नहीं है? राव के बराबर एक अंग्रेज मजदूर खड़ा हुआ था। उसने राव से पूछा, खास मजदूरों के लहजे में। राव मुड़ा, उसने सवाल करने वाले पर एक नजर डाली और अपने जेब से दिया सलाई की डिबिया निकालकर मजदूर के हाथ में रख दी। मजदूर ने अपना पाइप सुलगाना शुरू किया। जलती हुई दिया सलाई की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो मुसिन आदमी था, 40-45 बरस का। छोटी छोटी मूछें जो उसके लबों तक पहुंचती थी और जिनके किनारे बियर से नम थे। गहरा गुलाबी रंग, नाक कुछ फूली हुई सी, छोटी आंखें मगर उनमें तेजी, भवें हल्की भूरी, मियाना कद, काफी फरबा जिस्म, हाथों की मोटी मोटी उंगलियां। उस शख्स के कपड़े पुराने गहरे बादामी रंग के जो बिल्कुल झन्ना हो गए थे। पतलून पर घुटने के नजदीक पेवंद। पाइप सुलगाकर जब उसने राव को दिया सलाई की डिबिया वापस दी तो कहा, हिंदुस्तान में फिर गड़बड़ हो रही है। आजम ने यह सुनकर अपने दिल में कहा, फिर तुमसे क्या मतलब? हमें इन बातों से दिलचस्पी नहीं। खामखा हमसे बातचीत करने की ख्वाहिश मत करो। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। इस वक्त मुझे हिंदुस्तान में गड़बड़ होने की वजह मालूम करने की फुर्सत नहीं। जेन जेन उसके सर में अभी तक कुल्हाड़े चल रहे थे। वो खामोश रहा और राव ने ख्याल किया, ये शख्स क्यों हमसे बातें करना चाहता है? हिंदुस्तान से इसे क्या दिलचस्पी हो सकती है?
हमें गुलाम समझकर दिल में जरूर हमसे नफरत करता होगा। इसकी अपनी हालत खराब सही, लेकिन अक्सर अंग्रेजों की तरह हिंदुस्तान को, हमारे मुल्क को अपनी जाती मिल्कियत समझता होगा। हिंदुस्तान में गोली चली, इसके भाई बंदों ने हमारे भाई बंदों पर गोली चलाई। ये दुनिया भर में गोलियां चलाकर और आसमां से बम बरसाकर तहजीब फैलाना और सुलह और अमन कायम रखना अपना फर्ज समझते हैं। और ये शख्स मुझसे बातें करना चाहता है। मुझसे क्या बातें करना चाहता है? उसने अंग्रेज को जवाब दिया। हाँ, हिंदुस्तान से बुरी खबर आई है, लेकिन मुझे कुछ परवाह नहीं। जितनी ज्यादा हिंदुस्तान में गड़बड़ हो, मुझे तो उतनी ही ज्यादा खुशी होती है। गुस्से और तंज से भरा हुआ कलमा। लेकिन उस ठोस अंग्रेज मजदूर पर राव के गुस्से और तंज का कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। उसने अपने पाइप से कश लिया और फिर बगैर किसी जोशो खरोश के जवाब दिया। मैं ये जरूर कहूंगा कि मुझे फसाद, गड़बड़, खून खराबे की खबर सुनकर खुशी नहीं होती, और जब हम अंग्रेज हिंदुस्तान में जाकर बगैर फौज के रोजाना मदद के हुकूमत नहीं कर सकते, तो मैं ये कहता हूँ, थोड़ी सी आवाज उठाकर उसने दोबारा कहा, मैं ये कहता हूँ कि अब इस बात का वक्त आ गया कि हम हिंदुस्तान से अपना बोरिया बिस्तर संभाल कर घर वापस चले आएं और हिंदुस्तानियों को उनका मुल्क हवाले कर दें। वो जो चाहें अपने मुल्क को लेकर करें, और बहर सूरत मैं तो ये कभी गवारा नहीं कर सकता कि हमारे इंग्लिस्तान पर जर्मन या फ्रांसीसी या और कोई कौम आकर हुकूमत करे। तो फिर हिंदुस्तान में रहने का हमको क्या हक है? वो दूसरी तरफ मुड़ा और अपने पास वाले मजदूर को खिताब करके कहा, क्यों जिम, मैं ठीक कहता हूं ना? जिम, जो लंबा और दुबला था और जिसके चेहरे की हड्डियां उभरी हुई थी, अपने साथी टॉम की बातें गौर से सुन रहा था और सर झुकाए हुए अपने बियर के गिलास पर नजर जमाए खड़ा था। टॉम की बातें सुनकर जिम ने पहले कुछ जवाब नहीं दिया। राव के दिल में जो एक नफरत सी टॉम की तरफ से थी, वो अब दिलचस्पी से बदल गई। ये अंग्रेज मजदूर गालिबन उतने अहमक नहीं जितना इंग्लिस्तान के अखबार, डेली मेल वगैरह। उनके दिलों में सच्चाई के लिए अभी तक थोड़ी सी जगह बाकी है। लेकिन राव को फिर गुस्सा आया। ये कुछ करते क्यों नहीं? राव ने जिम की तरफ देखा। उसे उसके जवाब का इंतजार था। टॉम ने फिर जिम से कहा, वेल जिम, तुम्हारा क्या ख्याल है? टॉम, जिम ने आहिस्ता से कहा, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान को छोड़ दें तो फिर उस मुल्क की हालत क्या होगी? हम अखबारों में पढ़ते हैं कि वहां हिंदू और मुसलमान दो मजहब के लोग हैं और उनमें हमेशा आपस में लड़ाई हुआ करती है। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अगर हम हिंदुस्तान में अमन ना कायम रखें और उस मुल्क को छोड़कर चले आएं, तो हिंदुस्तान में बहुत खून खराबे का डर है। टॉम ने अपना ग्लास उठाकर 2 घूंट में सारी बियर खत्म कर दी और बाआवाज़े बुलंद बोला, जिम, मैं तुमसे कहता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं लड़ाई के पहले हिंदुस्तान में था और मैंने वहां की हालत देखी है। उस वक्त मैं जवान था, मैं अहमक था। सुनते हो मुझे? मैं अहमक था। ब्रिटिश एम्पायर का ख्याल करके मेरी रगों में खून तेजी से दौड़ने लगता था। मैं हिंदुस्तानियों को काला लोग, नेगर, नेटिव कहकर खिताब करता था। मैं हिंदुस्तानियों को जानवरों से बदतर समझता था। हम लोगों को फौज में सिखाया यही जाता था। मैंने खुद देखा है कि हम हिंदुस्तानियों में किस तरह सुलह कायम रखते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ जिम, हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत की बुनियाद खौफ पर है। तुम कहते हो कि हिंदुस्तान में हमारी वजह से अमन कायम है। मुमकिन है, मगर अमन की कीमत क्या है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, गरीब, नंगे, भूखे, जो कीड़ों मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। लाखों करोड़ों इंसान, मुश्किल से तुम ये कह सकोगे कि वो इंसान है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हमारे यहाँ बेकार मजदूरों की हालत इससे 1000 दर्जे बेहतर है। और इस पर भी यहाँ ये शोरगुल मचा है। आए दिन जलसे होते हैं, जुलूस निकलते हैं और गवर्नमेंट को ये जतलाते हैं कि जब तक वो बेकार मजदूरों के अच्छी तरह रहने सहने का इंतजाम न करे, वो मुहज्जब गवर्नमेंट कहलाने के लायक नहीं। जिम, मेरी बात का यकीन मानो, मैंने अपनी आंखों से हिंदुस्तान में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक हर जगह गुर्बत ही गुर्बत देखी। हम वहां 150 बरस से ज्यादा से हैं और सुलह और अमन कायम किए हुए हैं। तुम जब अमन कायम रखने की बातें मुझसे करते हो तो मुझसे सब्र नहीं होता। जिम पर टॉम की बातों का असर तो हुआ, मगर उसके दिल में शुभा सा रह गया। मुमकिन है टॉम मुबालगा करता हो। टॉम, तुम हिंदुस्तान जा चुके हो, वहां की हालत देख चुके हो। मुझे जो कुछ हिंदुस्तान के बारे में मालूम हुआ अखबारों से। और जिम ने हिचकिचा कर कहा, अखबारों में हमेशा लिखा रहता है कि अगर हमारी हुकूमत हिंदुस्तान में न रहे तो उस मुल्क में बदअमनी और फसाद फैल जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, जिम ने सर हिलाकर कहा। अखबारों में ये पढ़ता हूँ। टॉम को अब काफी सुरूर आ चला था। बहस करने से और ज्यादा हरारत उसमें आ गई। जिम, उसने जिम के कंधे पर हाथ मारकर कहा, बंदे खुदा, क्या तुम्हारी खोपड़ी बिल्कुल खाली है? इस फिक्रे को सुनकर इधर उधर जो लोग थे वो सब अपने अपने ग्लास लेकर टॉम और जिम के नजदीक आ गए
और उनके गिर्द हल्का सा बन गया। सब उनकी गुफ्तगू में शामिल होना चाहते थे। टॉम ने अपनी बात को जारी रखा। तुम कहते हो कि तुमने ये सब बातें अखबारों में पढ़ी हैं, इस वजह से तुम मेरी बात का यकीन करने से इनकार करते हो। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि अखबार हमारे अपने बारे में जो कुछ लिखते हैं वो सच होता है? जब कभी हम मजदूर स्ट्राइक करने पर मजबूर होते हैं तो ये अखबार हमेशा कसूर हमारा ही बताते हैं, जैसे हमको फाका करने और अपने बीवी बच्चों का पेट काटने में मजा आता है। क्या तुम इसको सच कहोगे? और आजकल जो बेचारे बेकार मजदूर जलसे करते हैं और जुलूस निकालते हैं जिसमें वो गवर्नमेंट पर दबाव डालें और सारे मुल्क की तवज्जो अपनी रद्दी हालत की तरफ मबजूल कराएं, तो अखबार कहते हैं कि वो सब उठाई गिरे, निकम्मे, मॉस्को के जर खरीद गुलाम हैं। क्या ये सच है? बताओ, तुम खुद बताओ। तुम मेरे लड़के को जानते हो, वो एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था, 1 बरस से बेकार हाथ पर हाथ दिए बैठा है, सड़कों पर मारा मारा घूमता है नौकरी की तलाश में, लेकिन जहां कहीं भी जाता है वहां टका सा जवाब मिलता है। उसने क्या कसूर किया है? अगर उसको काम दे दिया जाए तो वो उन लोगों को जो बड़ी बड़ी मोटरों पर घूमते फिरते हैं काम करना सिखा दे। मेरे लड़के की तरह इस मुल्क में 30 लाख आदमी हैं। ऐसे लोगों को हमारे अखबार कहते हैं कि बदमाश और अपाहिज हैं, और तुम ऐसे अखबारों की बातों का यकीन करते हो? जिम, जरा तो समझ की बातें करो। जिम बेचारा ये तकरीर सुनने के बाद बिल्कुल दब गया। जो लोग इधर उधर खड़े हुए थे उन्होंने भी टॉम को इस जोरों शोर से सुनकर उसी की तरफदारी में सर हिलाना शुरू किया। जिम ने आहिस्ता से कहा, ठीक है टॉम, तुम्हारा ही कहना ठीक है। इन अखबारों की बातों का यकीन करना हिमाकत है। टॉम अब बच्चे की तरह खुशी से मुस्कुराने लगा, जैसे उसे कोई बड़ी फतह हुई हो। उसने राव और आजम की तरफ नजर डाली और मुस्कुराकर आंख मारी, गोया ये कहना चाहता था कि जिम को बुरा आदमी मत समझना। दिल उसका भी साफ है, हिंदुस्तान के हुकूक को वो मानता है। सिर्फ जरा सी बात थी जो उसकी समझ में नहीं आती थी, और अब वो हमारे साथ है। जिम, अब मेरी तरफ से 1 गिलास पियो। टॉम ने 2 गिलास और ऑर्डर किए, एक अपने लिए और एक जिम के लिए। शराब के असर से गरीब आदमी भी फयाज हो जाता है। थैंक यू टॉम, जिम ने मुस्कुराकर कहा। शराब वाले ने बियर से लबरेज 2 गिलास उनके सामने रख दिए। जो लोग घेरे हुए खड़े थे वो रफ्ता रफ्ता करके हटना शुरू हुए। टॉम और जिम ने एक एक घूंट बियर पीकर पाइप के लंबे लंबे कश लिए। आजम ने दिल में सोचा कि जल्दी करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि जेन नईम के यहाँ जाए और आजम को वहां ना पाकर वापस चली जाए। इतने में कमरे के कोने से एक शराबी की जोरदार आवाज आई। उसके लहजे से मालूम होता था कि वो बदमस्त है। हेलो ब्लैकी, उसने आजम और राव को पुकार कर कहा। आजम और राव यकबारगी उस तरफ मुड़े। नंगे सर एक दुबला पतला आदमी फटे हालों, लाल टमाटर का सा चेहरा बेंच पर बैठा हुआ बदमस्ती की हंसी हंस रहा था। राव और आजम, जिन पर खुद शराब का असर हो रहा था, गुस्से से कांप गए। जिल्लत, बेआबरूई हिंदुस्तानियों की किस्मत ही में लिखी है। दुनिया के जिस हिस्से में भी वो जाएं, गुलामी का टीका हरगिज उनके माथे से नहीं छूट सकता। राव और आजम दोनों ने यही महसूस किया। गेंडी कैसा है? उसकी बकरी अच्छी है? मैं हिंदुस्तान में था। मैं 3 बरस हिंदुस्तान में फौज में था। मैंने कलकत्ता, दिल्ली, आगरा, मेरठ, पेशावर सब देखा है। कैलकटा अच्छा शहर है, मैंने खूब मजा किया। हिंदुस्तान में लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। हेलो हेलो, क्या हुआ? मेरी तरफ सब लोग क्यों घूर घूर कर देख रहे हैं? उसने अपना गिलास उठाकर जो थोड़ी सी बियर बची हुई थी एक घूंट में खत्म कर दी। एक और, उसने चिल्लाकर शराब वाले से कहा। उस शख्स के चिल्लाने की वजह से पब में हर शख्स की नजर उसकी तरफ थी। अंग्रेजी मजदूर उसकी तरफ खामोशी से इस तरह देखने लगे जैसे उन्हें उसकी ये नाशाइस्ता हरकत बिल्कुल पसंद नहीं थी। किसी के माथे पर त्यूरियां थी, कोई हिकारत आमेज मुस्कुराहट से चिल्लाने वाले की तरफ देख रहा था। आजम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी समझ में नहीं आता था कि किस तरह से वो इस बदमस्त जिल्लत करने वाले से बदला ले। वो उसकी तरफ यूं घूर रहा था जैसे उसका बस चले तो वो उस शख्स को कच्चा खा जाए। जेन का ख्याल उस वक्त उसके जहन से बिल्कुल निकल गया। राव ने चिल्लाने वाले की तरफ जरा देर देखकर उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और अपने शराब के ग्लास पर नजर गड़ाकर आहिस्ता से कहा, सुअर का बच्चा, और फिर ग्लास उठाकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी शराब पीनी शुरू की। उसका सर अब कुछ कुछ चकराने लगा था। चारों तरफ खाकी कपड़ों में गोरे बाइसिकलों पर उसके गिर्द एक अजीम शान हल्का बनाए हुए हैं और बीचों बीच में वो खड़ा हुआ है, बिल्कुल अकेला। उसके हाथ में शराब का एक ग्लास है, आधा भरा हुआ। हजार लखोखा गोरे साइकिलों पर। यकायक रात हो गई, अंधेरा घुप, सिर्फ गोरों की साइकिलों के लैंप की रोशनियां। राव को डर मालूम हुआ। उसी के गिर्द साइकिलों का हल्का छोटा होने लगा।
साइकिलों पर गोरे उसके करीब आने लगे। 1 मिनट में वो बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाएंगे। या खुदा, वो इस बला से कैसे निजात पाए। 1 सेकंड में वो पिस जाएगा। उस पर खौफ तारी हुआ। उसका बदन थरथराने लगा। उसे मर्दानगी के साथ इस बला का सामना करना चाहिए। उसने शराब का गिलास जमीन पर पटक दिया। तड़ से गिलास टूटने की आवाज आई और सबकी नजर राव पर पड़ी। राव खुद चौंक सा गया। उसने शराब वाले की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी, माफ करना। कुछ मजायका नहीं सर, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस बदमस्त आदमी के चिल्लाने का आप लोग नोटिस मत लीजिए। बस एक ही गिलास पीकर उसके होश दुरुस्त नहीं रहते। मुझे अफसोस है कि उसने आप लोगों को परेशान किया। शराब खाने वाले ने आजम और राव से माफी मांगते हुए कहा। शराबी अब किसी और से चिल्ला चिल्लाकर बातें कर रहा था। आजम राव की तरफ मुड़ा। मालूम होता है तुम्हारा सर चकरा रहा है। यहाँ धुआं बहुत है, चलो चलें। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। टॉम और जिम की नजरें उन पर जमी हुई थीं। दोनों साथ साथ आजम और राव की तरफ देखकर मुस्कुराए और गुड इवनिंग कहा। आजम और राव बगैर जवाब दिए तेजी से पब के बाहर निकल आए और उन दोनों पर एक अंदोहगी सुकूत छा गया। नईमुद्दीन उन तालिब इल्मों के जुमरे में था जो हिंदुस्तान से 2 या 3 बरस की तालीम के लिए इंग्लिस्तान जाते हैं और वहां जाकर 5-6 बरस तक रुकते हैं। इसलिए नहीं कि वो अपने वालिदैन को खामखा सताना चाहते हैं और उन पर इंग्लिस्तान में मुअय्यना मियाद से ज्यादा रहने का बाड़ डालना चाहते हैं। इस वजह से भी नहीं कि वो कुंद जहनी के सबब इम्तिहान नहीं पास कर सकते, बल्कि इसलिए कि उनको सुस्ती की बीमारी लाहक हो जाती है। वही लोग जो शुरू में अपनी जहनी और जिस्मानी तेजी का सबूत देते हैं, साल 6 महीने वहां रहने के बाद रफ्ता रफ्ता सुस्त होना शुरू होते हैं। इंग्लिस्तान में जैसे चिपक से जाते हैं। तालिब इल्म हिंदुस्तान से लंदन आते थे और तालिब इल्म लंदन से हिंदुस्तान वापस जाते थे, मगर नईमुद्दीन टस से मस होने का नाम न लेते। नईमुद्दीन, आखिर तुम्हारी थीसिस कब खत्म होगी? लोग उनसे पूछते। 5वां बाब लिख रहा हूँ, चंद हफ्तों में वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद बस एक बाब और लिखना है। महीने 2 महीने में उसे पेश कर दूंगा। नईमुद्दीन हमेशा यही जवाब देते और इस खौफ से कि लोग कहीं ये न कहें कि 6 महीना पहले भी उन्होंने यही जवाब दिया था, वो फौरन बात टालने की कोशिश करते। सिगरेट पियो, वो सवाल करने वाले के सामने सिगरेट पेश करके कहते। और अगर उन्हें खौफ होता कि वो शख्स बगैर बात की तह तक पहुंचे हुए रुकने का इरादा नहीं रखता, तो नईमुद्दीन जरा माफ करना कहकर अपनी आराम कुर्सी से उठते, गर्दन झुकी हुई, मुंह में पाइप दबा हुआ, भका भक इंजन की तरह धुआं निकालते हुए माँ अपने फरबा जिस्म के तेजी से कमरे से बाहर निकल जाते और गुसल खाने में जाकर निजात लेते। उनके दोस्त इन चालों को अच्छी तरह समझते थे और ये नईमुद्दीन की चिढ़ निकाल ली थी। गुफ्तगू के दरमियान या गैरों के सामने जब नईमुद्दीन अपनी आदत के मुताबिक जोरों शोर से बातें करते होते तो कोई ना कोई उनसे जरूर पूछता, नईम, तुम अपनी थीसिस कब पेश करोगे? एकदम नईम बोलते बोलते रुक जाते और सवाल करने वाले की तरफ झुंझला कर देखते। मेरी थीसिस से यहाँ किसी को दिलचस्पी नहीं, और फिर अपनी पहली गुफ्तगू जारी रखने की बेतहाशा कोशिश करते। इस पर उनके दोस्त सब कहकहा मारकर हंसते। नईम से सबको एक मोहब्बत सी थी। हमेशा हर शख्स की मदद करने के लिए तैयार रहते और उनसे वो लोग भी जो उनके दोस्त नहीं थे जायज नाजायज फायदा उठाते। किसी के पास रुपयों की कमी हुई और वो नईम के यहाँ कर्ज मांगने पहुंचा। किसी को वक्त पर इम्तिहान की फीस दाखिल करने की फुर्सत ना होती तो वो नईम से कहता था कि जाकर दाखिल कराए। किसी को मुफ्त दावत खानी होती तो वो नईम के यहाँ खाने के वक्त आकर डट जाता। किसी के पास ताजा तरीन नॉवेल पढ़ने के लिए ना होते तो वो नईम की किताबें बेतकल्लुफी से उठा कर ले जाता। किसी को मीटिंग करनी होती तो वो नईम के यहाँ पहुंचकर उससे लिफाफों पर पते लिखवाता। किसी की माशूका अगर उसे दागे फिराक दे जाती तो वो दिलजोई के लिए नईम के यहाँ आता। नईमुद्दीन हमेशा पहले इनकार करते। मुझे कहाँ फुर्सत, या मैं गरीब आदमी, मेरे पास पैसे कहाँ कि तुमको कर्ज दूं, या इस वक्त जरा मुझे पढ़ना है, इस वजह से मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लेकिन सबको मालूम था कि 5 मिनट के इसरार के बाद नईमुद्दीन को उनकी आराम कुर्सी से, जिस पर वो सुबह से शाम तक अपना गाउन पहने बैठे हुए नॉवेल पढ़ा करते, खिसकाया जा सकता है और फिर वो दूसरों की मदद करने में थोड़ी देर के लिए अपनी सुस्ती को बालाए ताक रख देते। नईमुद्दीन का कमरा उनके दोस्तों और उनके जान पहचान वाले लोगों के लिए क्लब का भी काम देता था। हर दूसरे तीसरे दिन शाम को 6-7 आदमी जरूर वहां पहुंच जाते और फिर गुफ्तगू का सिलसिला छिड़ जाता।
जो रात के 12 बजे 1 बजे तक जारी रहता। आज रात को भी नईम के यहाँ पार्टी थी। कमरे के दरवाजे पर खटखट हुई। हाँ चले आओ, नईम ने जवाब दिया और अपनी कुर्सी से उठकर आतिशदान के पास जाकर खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाजा खुला आहिस्ता आहिस्ता करके। ये कौन है? नईम ने अपने दिल में सोचा, जो फौरन चला नहीं आता बल्कि दरवाजे पर पहुंचकर यूं झिझक रहा है जैसे मालूम होता है कि यहाँ पहली दफा आया है। कमरे में अंधेरा सा था, सिर्फ एक लैंप जिस पर गहरे सुर्ख रंग का ग्लोब लगा हुआ था, एक कोने में नीची सी मेज पर रोशन था। आतिशदान में आग दहक रही थी। चले क्यों नहीं आते? नईम ने चिल्लाकर दोबारा कहा। एक औरत कमरे में दाखिल हुई। उसकी सूरत अंधेरे में अच्छी तरह दिखाई नहीं दी। मियाना कद, गुदास जिस्म, सियाह लंबा कोट और सियाह टोपी जिसका छज्जा उसके माथे और आंखों के ऊपर होने की वजह से उसके चेहरे को छुपाए हुए था। उसकी चाल से मालूम होता था कि वो अंदर आते हुए झिझक रही है। नईमुद्दीन हैरान चुप खड़ा था और आने वाली पर उसकी नजरें थीं। यह अभी से कौन आ गया जिसे मैं जानता तक नहीं? लेकिन लड़की मुहज्जब मालूम होती है, उन लोगों की तरह नहीं जो जान न पहचान धड़ल्ले से मेरे कमरे में घुस आते हैं। औरत ने दरवाजा बंद किया और एक दो कदम आगे बढ़कर नईम की तरफ आई। अब उसके चेहरे पर रोशनी अच्छी तरह पड़ी। लड़की बदसूरत नहीं, नईम ने अपने दिल में कहा। माफ कीजिएगा, लड़की ने कहा, क्या ये मिस्टर नईम का कमरा है? मेरा ही नाम नईम है, आइए तशरीफ लाइए, नईम ने आतिशदान के पास से बगैर हिले हुए जवाब दिया। लड़की अब आगे बढ़कर नईम के पास आ गई। कुर्सी के नजदीक लैंप की पूरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसके गुलाबी गाल जो सर्दी की वजह से और गुलाबी हो गए थे और टोपी के नीचे से निकले हुए सुनहरे बाल जो गर्दन तक पहुंचते थे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो नईम के चेहरे की तरफ उठी हुई थी, उसके लबों की हल्की सी मुस्कुराहट जिससे कुछ खजालत सी मालूम होती थी, ये सब हल्की हल्की सुर्ख रोशनी में अजीब कैफियत पैदा कर रहे थे। वो कुर्सी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अब उसके और नईम के दरमियान सिर्फ ये बड़ी सी आराम कुर्सी थी। उसने अपने दोनों हाथ कुर्सी पर रख दिए। उसकी उंगलियों में खफीफ सी हरकत थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मुट्ठी आधी बंद होती और फिर खुल जाती, लेकिन नईम की नजर उसके हाथों पर नहीं पड़ी। वो उसकी तरफ इस्तेजाब और हैरत से देखता रहा। मिस्टर राव ने मुझसे कहा था कि आज शाम को आपके यहाँ पार्टी है। उन्होंने मुझसे यहाँ मिलने का वादा किया था 6:30-7 बजे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। लड़की ने इधर उधर देखकर कुछ माजरत के लहजे में कहा। मालूम होता था वो अपने को बिन बुलाया मेहमान समझकर ऐसे शख्स के यहाँ आने से जिसे वो जानती तक नहीं शर्मिंदा है। हाँ हाँ, नईम ने जल्दी से कहा, आप तशरीफ रखिए। राव को किसी वजह से देर हो गई होगी। आज यहाँ पार्टी तो है, राव थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप अपना कोट और टोपी उतार दीजिए, बाहर बारिश हो रही है ना, आपके कपड़े भीग गए होंगे। जी हाँ, लड़की ने कोट और टोपी उतारते हुए कहा। हल्की हल्की फुहार पड़ रही है और कोहरा इस कदर है कि दम घुटता है। और फिर जरा थम कर उसने कहा, राव ने आपसे मेरे यहाँ आज आने के बारे में जिक्र तो किया होगा। नईम ने लड़की का कोट और टोपी कोने में ले जाकर खूंटी पर टांग दिया। फिर जब वो मुड़कर आतिशदान की तरफ आया तो उसने देखा कि लड़की आईने की तरफ मुंह किए हुए, जो आतिशदान के ऊपर कार्निस पर लगा हुआ था, अपने बाल ठीक कर रही है। एक जरा देर के लिए, आधे मिनट से भी कम। उसके बाद वो आतिशदान के बिल्कुल करीब आग की तरफ सर झुकाकर खड़ी हो गई और अपने हाथ गरमाने लगी। वो सियाह कपड़े पहने हुए थी, सियाह ऊनी लहंगा और उसी कपड़े का एक छोटा सा सियाह कोट और उस कोट के नीचे बहुत गहरे नारंगी रंग का स्वेटर जो उसके गले के चारों तरफ से और सामने कोट के खुले हुए हिस्से से दिखाई देता था। आग दहक रही थी और उसके उभरते हुए शोलों की रोशनी रह रहकर उस लड़की के चेहरे को चमका देती थी। नईमुद्दीन को ये लड़की पसंद आई। बेचारी नेक मालूम होती है, उसने अपने दिल में ख्याल किया, और समझदार भी। ताज्जुब है कि राव ने कभी पहले मुझसे इस लड़की का जिक्र नहीं किया, और यह भी उसने मुझसे नहीं कहा कि आज उसे मदऊ किया है। लेकिन उसकी तो इतनी लड़कियों से दोस्ती है कि उनका शुमार मुमकिन नहीं। मालूम होता है ये ताजा तरीन है। अब इसे मैं क्या जवाब दूं? अगर ये कहता हूं कि राव ने मुझसे उसका जिक्र पहले नहीं किया तो वो बेचारी ख्वामख्वाह शर्मिंदा होगी। दिल में सोचेगी कि कहीं मेरे ऊपर बार तो नहीं हो रही है। राव भी अजब आदमी है, आखिर मेरे यहाँ बुलाया था तो कम से कम मुझसे कह तो दिया होता। नईम दिल ही दिल में झुंझलाया। अब मैं क्या करूं? खामखा मुझे उसने इस कश्मकश में फंसाया। आखिर मैं इसे क्या जवाब दूं? नईमुद्दीन की घबराहट बढ़ती जाती थी। क्या करूं, क्या कहूं? उसके सुस्त जहन में एक तूफान सा बर्पा हो गया।
लड़की खामोश आतिशदान के पास खड़ी हुई अपने हाथ गरमाती रही। उसे याद भी नहीं रहा कि उसने कोई सवाल किया था। उसके चेहरे से इत्मीनान मालूम होता था। राव थोड़ी देर में आ जाएगा, शायद मैं वक्त से कुछ पहले पहुंच गई। लेकिन अच्छा ही हुआ, क्या अच्छी आग यहाँ जल रही है। और ये मोटा सा हिंदुस्तानी तालिब इल्म, ये भी बेचारा अच्छा आदमी मालूम होता है। नईमुद्दीन की परेशानी अब बहुत बढ़ गई थी। आखिर कुछ तो करना चाहिए। वो अपनी जगह से तेजी के साथ कमरे के दूसरे सिरे की तरफ मुड़ गया और अपने कोट की जेब से जो खूंटी पर टंगा हुआ था, घबराकर सिगरेट केस निकाला और लपक कर लड़की के पास आया। सिगरेट नोश फरमाइए, उसने हाँफते हुए लड़की से कहा। लड़की नईमुद्दीन की तरफ मुड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहकर उसने केस में से एक सिगरेट निकाल लिया। नईमुद्दीन ने खुद भी लिया और फिर दोनों ने सिगरेट जलाए। अब नईम को जरा सुकून हुआ। खैर, बात टल गई। आप इस कुर्सी पर आराम से बैठिए, उसने गुफ्तगू शुरू करने की कोशिश करते हुए कहा। शुक्रिया, आपके करीब मुझे बहुत आराम है, लेकिन अच्छी बात है, मैं बैठती हूँ। ये कुर्सी भी तो आग के पास है, मगर मैंने आपकी कुर्सी छीन ली। आप खुद कहाँ बैठेंगे? लड़की ने हंसकर कहा। मेरी फिक्र न कीजिए, मैं इस दूसरी कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। उसने एक छोटी सी बेहत्ते की कुर्सी आग के करीब बड़ी कुर्सी के सामने खींची और उस पर बैठ गया। आखिर ये कौन है, क्या करती है? राव इससे कहाँ मिला होगा? खूबसूरत लड़की है, खूबसूरत, लेकिन मुझे कोई खूबसूरत कह सकता है? मुझ पर कोई लड़की आशिक नहीं होती। इसकी आखिर क्या वजह है? मैं मोटा बहुत हूँ। मेरे और इश्क के दरमियान मेरी तोंद हायल है। मालूम नहीं ये लड़की मुझे कैसा समझती है। तोंद से क्या होता है? अक्सर दुनिया के बड़े बड़े इंसानों की तोंदें थीं, लेकिन अगर तोंद नहीं तो फिर कौन सी चीज? शायद मुझे औरत से बात करने का सलीका नहीं। अब ये लड़की इतनी देर से यहाँ है और मुझसे एक भी ठिकाने की बात नहीं की जाती। अपने दिल में ख्याल करती होगी कि कितना गैर दिलचस्प घामड़ आदमी है। लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे लोग जिनसे दो लफ्ज भी ठिकाने से नहीं बोले जाते, इश्क में कामयाब होते हैं। फिर आखिर मुझ में कौन सी कमी है? मेरे दोस्त ख्याल करते हैं कि मुझे इन बातों से दिलचस्पी ही नहीं। अच्छी सूरत देखकर मुझ पर जरा भी असर नहीं होता। गलत, बिल्कुल गलत। मुरा दर्देस्त अंदर दिल अगर गोयम जबां सोजत। दूसरा मिसरा इस वक्त याद नहीं आता। क्या ये सच है कि मेरा हाफिजा रफ्ता रफ्ता कमजोर होता जा रहा है? मैं यहाँ बरसों से अपना वक्त जाय कर रहा हूँ। मैं कुंद जहन तो नहीं हो गया? स्कूल में जो एक लड़का मेरे साथ बैठता था, उसकी समझ में कोई बात आती ही नहीं थी और हिसाब में वो बेचारा हमेशा फेल होता था। मैं तो कभी अपने स्कूल और कॉलेज के इम्तिहानों में फेल नहीं हुआ, बल्कि हमेशा शान के साथ पास होता था। मैं कुंद जहन, कौन कहता है? मीर और गालिब के मुझे जितने शेर याद हैं, शायद ही किसी को याद हो। मुझसे कोई बैतबाजी कर ले, देखें कौन जीतता है। क्या इस वक्त एक हर्फ भी मुझसे बोला ना जाएगा? इतनी देर से ये बेचारी बैठी हुई है और मैंने इससे एक बात भी नहीं की। क्या आप भी मिस्टर राव की तरह कानून पढ़ते हैं? लड़की ने पूछा। वो कुर्सी पर अब आधी लेट गई थी और सिगरेट का धुआं उसके चेहरे और बालों पर एक धुंधले से नीले नकाब की तरह छाया हुआ था। देखा ना, आखिर मेरी खामोशी से तंग आकर उसी को बोलना पड़ा। नईम ने अपने दिल में कहा। जी नहीं, उसने जवाब दिया। मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ। लंदन यूनिवर्सिटी की डॉक्टरी की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश, यह लफ्ज मैंने खूब इस्तेमाल किया। नईम ने सोचा, मेरे साथ जिन लोगों ने काम करना शुरू किया था, वो कब के खत्म भी कर चुके। नईम को अपने ऊपर कुछ हंसी सी आई, लेकिन वो उसे पी गया। उसकी नजर उस लड़की की टांगों के उस हिस्से पर पड़ी जो चंद इंच उसके लहंगे से बाहर थे। क्या आप भी तालिबे इल्म हैं? नईम ने लड़की से पूछा। आखिर मैंने ही यह सवाल क्यों नहीं किया? नहीं और हाँ, लड़की ने हंसकर जवाब दिया। मैं 5 साल तक यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ती थी। फिर मेरे पास फीस देने के लिए काफी रुपए नहीं रहे, तो मुझे कॉलेज छोड़ देना पड़ा। अब मैं दिन को एक दफ्तर में काम करती हूँ और हफ्ते में 4 दफा रात के कॉलेज में लेक्चर सुनने जाती हूँ, जहां मुझे बराए नाम फीस देना होती है। ये जवाब नईम के सीने में तीर की तरह लगा। वो जिसके पास रुपयों की कोई कमी नहीं, जिसे अपनी रोजी कमाने की फिक्र नहीं, क्या करता है? वो किस तरह अपने औकात गुजारता है? उसकी थीसिस खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो अपने दोस्तों के मजाक का मुस्तकिल निशाना बनकर रह गया है। लेकिन हिंदुस्तानी तारीख के एक तारीख अहद पर थीसिस लिखना और बात है, और शाम को घंटा 2 घंटे लेक्चर सुन लेना, जो एक कान से सुना दूसरे से उड़ा दिया, और बात है। मेरी थीसिस जब तैयार होगी तो वो इल्म तारीख में एक बेशबहा इजाफा होगी। आप किस मजमून पर लेक्चर सुनने जाती हैं? आर्ट और फलसफे पर, लड़की ने जवाब दिया। आपको इन मजामीन से दिलचस्पी है? उसने पूछा। आर्ट और फलसफा? या अल्लाह खैर।
ये तो बड़ी आलिम फाजिल साहबजादी मालूम होती हैं। मैं इसके सवाल का क्या जवाब दूं? क्या मुझे आर्ट और फलसफे से दिलचस्पी है? अगर मैंने हाँ कह दिया और उसने आर्ट और फलसफे पर बातें छेड़ दी और मैंने कोई हिमाकत की बात कर दी, तो फिर ये अपने दिल में क्या सोचेगी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुझ पर रौब जमाने के लिए उसने मुझसे ये कहा है? दिलचस्पी तो मुझे जरूर है, नईम ने जवाब दिया, लेकिन मैंने कभी इन मजामीन को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि दरअसल आर्ट ठीक से मेरी समझ में आता है या नहीं। रह गया फलसफा, उसका माहिर होने के लिए तो एक उम्र दरकार है। मुझे ताज्जुब है कि आपको ऐसे खुश्क मजमून से दिलचस्पी है। औरतें तो आमतौर से अदबियात में ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं। आप ये ना समझिए कि मैं इन मजामीन में बहुत माहिर हूँ। स्कूल और कॉलेज में अदबियात पढ़ते पढ़ते मैं आजिज आ गई। मुझे 2 बरस तक लिटरेचर से इतनी दिलचस्पी थी, खुसूसन शायरी से, कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन अब मुझ में अजीब तब्दीली हो गई है। शायरी का ख्याल करके मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फलसफा सच पूछिए तो खाक मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन उसके लेक्चर सुनने और उसकी किताबें पढ़ने से मुझे इत्मीनान सा हो जाता है, जैसे किसी बड़े मुसव्विर की खिंची हुई तस्वीर देखने से दिल को सुकून होता है। लड़की की आंखें जो नीची थीं उठी और उसने नईमुद्दीन की तरफ देखा। लेकिन आप कहते होंगे कि ये क्या खुराफात मैं बक रही हूँ, उसने एक गमगीन सी मुस्कुराहट के साथ कहा। नईम दिल ही दिल में शर्मिंदा था। कैसे मेरा ख्याल भी इस तरफ गया कि ये मुझ पर रौब जमाने के लिए इस तरह की बातें करती है। क्या इसका चेहरा और इसकी आंखें इसकी सच्चाई की गवाह नहीं? नहीं नहीं, आप बिल्कुल ये ख्याल न कीजिए। मैं आपकी बातें बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा हूँ। मुझे इसका मौका बहुत कम मिलता है कि यहाँ की समझदार औरतों से बातें करूं। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो आप जानती हैं कि मर्द और औरतें, खुसूसन नौजवान, इस तरह से बैठकर बातें नहीं कर सकते। ऐसा करना बहुत मायूब समझा जाता है, नईम ने माजरत के लहजे में कहा। लेकिन इसे छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपको लिटरेचर, खुसूसन शायरी से क्यों दिलचस्पी बाकी नहीं रही? हमारे यहाँ तो हर पढ़ा लिखा आदमी शायरी में डूबा रहता है, और बातचीत के दरमियान, तकरीरों में, मजामीन के अंदर, हर जगह मुनासिब शेर पढ़ना करीब करीब जरूरी है। क्या आपके यहाँ हर वक्त लोग शेर पढ़ा करते हैं? इससे बढ़कर खौफनाक हरकत क्या हो सकती है? अगर मुझे इस किस्म की सोसाइटी में रहना हो तो पागल हो जाऊं। शायरी, अच्छी शायरी का असर मेरे ऊपर वैसा होता है जैसे गर्मियों की खुशगवार रात और चांदनी का, जब दिन की रोशनी को हम भूल जाते हैं और हर चीज पर, हर बदहयत, बदसूरत, बेकार चीज पर पर्दा पड़ जाता है। ऐसा पर्दा जो उन्हें बिल्कुल छुपाता नहीं, बल्कि सिर्फ उनके अयूब को, जो दिन के वक्त आंखों में चुभते हैं, ढांक देता है। ये धुएं का सा रुपहला नकाब हमारे दिल और हमारे जहन दोनों पर छा जाता है, जिसकी वजह से हमारी रूह कभी मुसर्रत के एक बेपाया समुंदर में गर्क हो जाती है और कभी उसके दर्द की कोई इंतहा नहीं होती। मालूम होता था कि वो अपने आप से बातें कर रही है। उसकी नजर आग के शोलों पर जमी हुई थी। उसके चेहरे से मुस्कुराहट उड़ गई। वो कुर्सी पर सीधी होकर बैठ गई। एक लम्हे के लिए रुककर उसने कहा, इसी वजह से मुझे शायरी अब पसंद नहीं। मैं उसके असर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नईम के दिल में बेसाख्ता ख्वाहिश हुई कि वो उस लड़की के हालात मालूम करे। वो चाहता था कि वो बोलती चली जाए। उसकी आवाज बहते हुए चश्मे की आवाज की तरह थी। नईम नहीं चाहता था कि वो खुद बीच में बोले। वो नहीं चाहता था कि वो खुद अपनी आवाज सुने। ये लड़की क्या कह रही है? उसकी जिंदगी दिलचस्पियों से लबरेज होगी। क्या ये इश्क में मुब्तला है? क्या मालूम इसका इश्क किस किस्म का है? इसे जरूर अपने इश्क में मायूसी हुई होगी जब ही इस तरह से बातें कर रही है। इसका आशिक किस किस्म का आदमी होगा? नईम ने महसूस किया कि उसे ये ख्याल तक बुरा मालूम हुआ। मुझसे क्या मतलब? लेकिन जब भी इसकी बातों में मायूसी मिली हुई है। नईम को इस ख्याल से खुशी सी हुई। ये गुफ्तगू करते करते यकबारगी रुक क्यों गई? मुझे अब कुछ कहना चाहिए। क्या कहूँ? इसकी पिंडलियां कितनी खूबसूरत हैं और इसकी उंगलियां भी। इसे कुछ परेशानी सी हो रही है। कहीं मुझे ठस और गैर दिलचस्प तो ये नहीं समझ रही है। मैं इसकी बात का क्या जवाब दूं? ये खामोशी तकलीफ देह होती जा रही है। शायरी की बातें हो रही थी। आग के शोलों को देखो किस तरह से नाच रहे हैं। मैं मोटा होने की वजह से नाचते वक्त जरूर बदनुमा मालूम होता हूँगा। आखिर मैं क्यों मोटा हूँ? सब मेरी अपनी सुस्ती का नतीजा है। फ्रांसीसी शायर था ना जिसने कहा है, सुस्ती जिंदाबाद, ये है मेरी माशूका। ये मिसरा मुझ पर बिल्कुल सही उतरता है। क्या मोटा होना बहुत बुरा ऐब है? बहुत मोटा तो मैं नहीं। मालूम नहीं ये लड़की मुझे देखकर अपने दिल में क्या कहती होगी। क्या मालूम, शायद इसका ख्याल मेरी तरफ बिल्कुल गया ही ना हो। किस कदर ये अपने ख्याल में महव मालूम होती है। मगर मुझे कुछ तो अब कहना चाहिए। हमारे यहाँ नाचना कितना मायूब समझा जाता है।
भांडों और तवायफों का पेशा, और अगर मर्द और औरत को साथ मिलकर नाचते हुए हमारे मौलवी साहिबान मुलाहिजा करें तो उनके दिल की हरकत रुक जाए। हमारी शायरी दरअसल, मुमकिन है हम हिंदुस्तानियों के सुस्त होने की यही वजह हो कि हम हर वक्त शायरी में डूबे रहते हैं। आप कहती हैं कि शायरी का असर हमारे दिल और दिमाग को थोड़ी देर के लिए मुअत्तल कर देता है, या कम से कम उन्हें असलियत से हटाकर एक ख्याली दुनिया में पहुंचा देता है, और ख्याली दुनिया में रहते रहते हम इस कदर महव हो जाते हैं कि मकानो जमान की हकीकत को भूल जाते हैं। और मकानो जमान चूंकि लामुतनाही है, इसलिए हम समझने लगते हैं कि हम भी लामुतनाही हैं। हर इंसान के दिल में अपने को जिंदा जावेद समझने की छुपी हुई ख्वाहिश होती है। शायरी के जरिए से हम अपनी ये प्यास बुझाते हैं। अक्ल हमसे कहती है कि ये सरासर हिमाकत है, लेकिन शायरी के जरिए से हम अक्ल को भी जेर कर सकते हैं। हमारी शायरी अक्ल की बुराइयों से भरी पड़ी है। अक्ल हमें मुश्किलों और तकलीफों की तरफ खींचती है। अक्ल हमें धोखा दे सकती है, लेकिन शायरी की शराब, आपने खुद कहा कि उसका असर हमें मस्त कर देता है। और अगर हमें ये मस्ती, ये बेखुदी की हालत, ये बेअक्ली कभी खुशी और कभी गम के दरिया में इस तरह गर्क कर देती है कि हम अपनी इंसानियत तक को भूल जाते हैं और महज एक नगमे मुसर्रत या एक नाले जांगुदाज होकर रह जाते हैं, तो हमें इस चीज से परहेज नहीं करना चाहिए। नईम यकबारगी रुक गया। मैं क्या बेसमझे बोलता जा रहा हूँ। कहीं ये लड़की ये ना ख्याल करे कि सिर्फ अपनी फलसफियत का सबूत देने के लिए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। लेकिन उसे कुछ खुशी सी थी। आखिर कुछ तो उससे बोला गया। ये लड़की मुझे बिल्कुल ही बेवकूफ तो नहीं समझेगी। मैं दरअसल बेवकूफ नहीं, काफी मुझ में समझ है। हाँ, ये जरूर है कि मौके पर कभी कभी ठीक चुपता हुआ जवाब मुझसे नहीं दिया जाता। इस लड़की के लब कितने अच्छे हैं और बगैर लाली लगाए हुए उन्नाबी हैं। इसका नाम क्या है? इसने मुझे अपना नाम क्यों नहीं अभी तक बताया? इसके बाल, काश के मैं इन्हें छू सकता। तोबा, क्या क्या बेतुके ख्याल मुझे आ रहे हैं। नगमे मुसर्रत या नाले जांगुदाज, जफर का शेर याद आ रहा है। मैं नहीं हूं नगमे जां फजा, मुझे सुन के कोई करेगा क्या। मैं बड़े बेरोग की हूं सदा, मैं बड़े दुखी की पुकार हूं। और गालिब, सुनाए गारत गरे जिनसे वफा सुन, शिकस्ते कीमते दिल की सदा क्या। और मीर, एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रातों को उठ उठ रोते हैं जब सारा आलम सोता है। और मीर अनीस, यकबयक तबल बजा फौज के गरजे बादल, कोह थर्राए जमी हिल गई गूंजा जंगल। तबल की आवाज, रोने की आवाज, नगमे की आवाज और दिल के टूटने की आवाज। इस लड़की के बोलने की आवाज मुझे क्यों पसंद है। आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अफसोस हम गाने गाकर जिंदगी की तल्ख हकीकत को नहीं भुला सकते। लड़की ने आहिस्ता से जवाब दिया। हमेशा के लिए नहीं तो थोड़ी देर के लिए भी नहीं। जिंदगी की हकीकत अगर तल्ख है तो उसे भुलाना ही बेहतर है। नहीं, हरगिज नहीं। हकीकत को भुला देना कभी बेहतर नहीं हो सकता। उस ख्वाब, सुनहरे ख्वाब के बाद जब हमारी आंखें खुलेंगी तो जिंदगी को हम और ज्यादा तल्ख और ज्यादा तारीक और ज्यादा मुश्किल पाएंगे। इसके मानी तो ये हुए कि जिंदगी, सारी जिंदगी एक तकलीफ दे, नाकाबिले बर्दाश्त भारी बोझ है और हम कभी भी उससे निजात नहीं पा सकते। ये ख्याल तो हौलनाक है। आप कैसे ऐसा अकीदा रखकर जिंदा रह सकती हैं? मुझे खुद इस बात पर ताज्जुब होता था, मैं क्यों जिंदा हूँ। मैं खुद से सवाल किया करती थी। इस सवाल का जवाब देते हुए मुझे डर मालूम होता था। मैं इससे भागने की कोशिश करती थी। जिंदगी की रवानी मुझे लोरियां देती थी। आपने जिन ख्वाबों का जिक्र किया है वो मेरी रूह को थोड़ी देर के लिए बेहिस कर देते थे, लेकिन ये कैफियत देर तक कायम नहीं रहती थी। मेरी हस्ती का मुहिम्मा हल नहीं होता था और मैं एक बेलंगर और बेबादमा कश्ती की तरह जिंदगी की तेजो तुंद हवाओं के तूफान में इधर उधर थपेड़े खाती फिरती थी। ये था नाकाबिले बर्दाश्त भारी बोझ। ये जिंदगी नहीं थी, ये जिंदा दरगोर होना था। ये मौत थी। गोया हमारी सांस जा रही हो, हमारी रगों में खून रवा हो, लेकिन हम मुर्दा हों, हमारी रूह मुर्दा हो। इससे बढ़कर कोई चीज हौलनाक नहीं। ये चलते फिरते हुए मुर्दे कितने मकरूह, कितने नजिस, कितने बदसूरत हैं। वो कुर्सी पर फिर आधी लेट गई। उसकी आंखें कमरे के सियाह पर्दों पर, जो कद्दे आदम खिड़कियों पर पड़े हुए थे, गड़ी हुई मालूम होती थीं। कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। सिर्फ आग के जलने की खुश्क सी सरसराहट और बाहर सड़क पर चलती हुई मोटरों की दूर दराज आवाज। क्या मैं भी चलता फिरता मुर्दा हूँ? नईम ने एक बारगी ख्याल किया और उसकी सारी रूह सुकड़ कर थर्रा सी गई, जैसे उसने गलती से बिजली का तार छू लिया हो। फिर आखिर जिंदगी के पैहम सवाल का आपने क्या जवाब दिया? मैंने उसे सुना, उसे महसूस किया,
उसे समझने की कोशिश की और उसे मानी पहनाने की पैहम कोशिश कर रही हूँ। और आपके नजदीक इस जिद्दोजहद, इस रूहानी और जिस्मानी मशक्कत के बाद जिंदगी का बोझ हल्का हो जाता है। इस बोझ को हल्का करना हमारा मकसद ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह नामुमकिन है। लेकिन हम इस बेशबहा पत्थर को तराश कर इसे और ज्यादा कीमती, और ज्यादा काबिल कद्र, और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। इस मेहनत की उजरत, इसका इनाम जिंदगी, लड़की ने बहुत धीरे से कहा, मगर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और सियाह पर्दों को हटाकर उसने खिड़की के बाहर नजर डाली। कोहरा बदस्तूर छाया हुआ था और नीचे सड़क पर इधर उधर बिजली की रोशनी टिमटिमा रही थी और रोशनी के हलकों के चारों तरफ तारीकी छाई हुई थी।